हेलो एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर ऑन द ग्रेविट प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटेम्प्रेरी वर्ड। अभी तक आपके सिलेबस में हम लोग ने 2 मॉड्यूल को हिस्ट्री के अंदर निपटा लिया है बहुत आसानी से, और कई सारे चैप्टर्स उसके अंदर हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। आज ये हम लोग लास्ट मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके टर्म टू एग्जाम से रिलेटेड जो लास्ट मॉड्यूल है, जिसका नाम क्या है, द कंटेम्प्रेरी वर्ड। और द कंटेम्प्रेरी वर्ड यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वर्ड, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे उसका मतलब है हम लोग जो जा रहे हैं थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री की साइड में जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने इंडियन हिस्ट्री की बात की थी, और अब हम लोग कहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ मूव जब हम लोग करेंगे, तब वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर तमाम रिवॉल्यूशंस, तमाम रिवॉल्ट्स, तमाम तरीके के वॉर्स, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। लाइक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, और तमाम तरीके के यूनाइटेड नेशंस असेंबलीज जो भी क्रिएशन हुए, तमाम तरीके के यूनाइटेड नेशनल असेंबलीज जो भी क्रिएट हुई हैं, उन असेंबलीज़ की भी बात करनी है हमें। नैम नॉन अलाइन मूवमेंट जो ग्रुप क्रिएट हुआ लास्ट में, उसके बारे में भी बात करते हुए हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जब हम लोग वर्ल्ड की बात करें और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ना आए तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोला गया कि जून 1914 से शुरू हो गया। क्यों वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तब लोगों ने बोला था कि ये एक वर्ल्ड वॉर है, ऐसा इतिहास में कभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको वर्ल्ड वॉर, दुनिया का एक वॉर बोला गया। और इसके अंदर जो इन्वॉल्व थी ज़्यादातर कौन थी? यूरोपियन कंट्रीज थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट किस पे हुआ था? बेसिकली एक असैसिनेशन के ऊपर स्टार्ट हुआ था। किसका असैसिनेशन हुआ था, कौन मारा गया था, बात करेंगे आगे, अभी बात करेंगे। अभी हम लोग थोड़े से इसकी हाईलाइट्स ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूएस जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से रहा था अलग पूरी तरीके से, 1917 में किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर वो आके इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या रीजन रहते हैं, उन रीजंस को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, उसके बाद में देखेंगे फर्स्ट मॉडर्न वॉर, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं पहला मॉडर्न वॉर। क्या इससे पहले वॉर नहीं हुए? क्या इससे पहले रिवॉल्यूशंस नहीं हुए? क्या इससे पहले तमाम कोई क्रांतियां नहीं हुई? हाँ हुई, लेकिन इसको पहला मॉडर्न वॉर क्यों बोला जा रहा है? पहला मॉडर्न वॉर इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नई तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज होना शुरू हो गई थी, लाइक एयरप्लेन, टैंक, मशीन गन्स, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा था। पॉइजन गैस या ट्रेंच वॉरफेयर, तमाम तरीके की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? एक मॉडर्न वॉर कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या था? अचानक सारे लोग बैठे बैठे एकदम से पगला कैसे गए, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉजेज क्या थे? कॉजेज में बोला गया, पहला कॉज इसके अंदर दिया है इंक्रीज मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म का मतलब होगा आर्मी। आर्मी की बात हो रही है। आर्मी की जो पावर थी, वो लगातार कंट्रीज अपनी अपनी पावर्स को क्या करते जा रहे थे? स्ट्रेंथन करते चले जा रहे थे, पावर को बढ़ाते चले जा रहे थे। और जब पावर को बढ़ाते चले जा रहे थे, तभी क्या हुआ? इसी के बेसिस पे एक आर्म रेस शुरू हो गई आपस में। मिलिट्री किसका यूज़ कर रही है? हथियारों का यूज़ कर रही है। ज़्यादा मॉडर्न हथियार किसके पास में होंगे? ज़्यादा मॉडर्न आर्म्स किसके पास में होंगे? इसको बेसिस बना के कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये रेस शुरू होगी, कौन ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। तो एक रीज़न तो ये बना। ठीक है, दूसरा रीज़न अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम कैसा था? अलायंस सिस्टम वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, उससे पहले कई सारी कंट्रीज़ में रिवॉल्यूशंस चल रहे थे, और उन रिवॉल्यूशंस के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़ अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रही थी। तो सिक्योर करने के लिए कई सारी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ ट्रीटी भी करती थी, और कई सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट में भी आ जाती थी। इसने कुछ अलायंस को भी जन्म दे दिया। जैसे अलायंस क्या हुआ कुछ कंट्रीज़ में? रशिया, सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। ये कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी, अभी मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि ये कुछ कंट्रीज ऐसी थी, रशिया, सर्बिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जो कंट्रीज एक साथ आई, इन्होंने अपना अलायंस बनाया। और दूसरी तरफ कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया टाइप की जो कंट्रीज़ थी, वो तमाम कंट्रीज़ किसकी तरफ आई? दूसरे अलायंस के अंदर आई। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। ऑटोमन एम्पायर का भी इसके अंदर कुछ रोल था। ठीक, न्यू इंपीरियलिज्म, नया इंपीरियलिज्म का आइडिया डेवलप हो रहा था। नया इंपीरियलिज्म का आइडिया का मतलब ये है कि एक तरफ अगर हम नेशनलिज्म की बात करें और एक तरफ इंपीरियलिज्म की बात करें, तो ज़्यादा डेंजरस कौन सा है?
इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म इज अ गुड आइडिया, नेशनलिज्म की स्पिरिट आपके मन में होनी चाहिए, अपने देश को ग्रो कराने की आपके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए। और इंपीरियलिज्म भी नो डाउट एक अच्छा आइडिया, बट जब इंपीरियलिज्म किसी एक्सप्लॉयटेशन का सहारा ले लेता है तो वो एक निगेटिव आइडिया बन जाता है। ये रेस ऑफ इंपीरियलिज्म क्या है, एक निगेटिव आइडिया कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्रिएट कर रहा था। हुआ ये था कि नेशनलिज्म के नाम पे कई सारी कंट्रीज के अंदर जो नेशनलिज्म उस समय में क्रिएट हो रहा था, द फीलिंग ऑफ वननेस, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रो कराने के लिए हम किस लेवल तक जा सकते हैं, उस लेवल में एक नया लेवल ऐड हो गया था जिसको हम लोग एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन पॉलिसी जो थी, वो एक्सपेंशन पॉलिसी, अगर कोई देश भी आगे आ रहा है, कोई बाउंड्री आ रही है, कोई पॉलिटिकल टेरिटरी भी आ रही है, उसको कैप्चर करके अपनी टेरिटरी में मिला लेना, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन ही फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म है। तो इंपीरियलिज्म का मतलब क्या हुआ, लोग एक्सपेंड करना शुरू हो गए, कंट्रीज को आपस में एक दूसरे की कंट्रीज में मिलाने में जुड़ गए थे, मिलाने में लग गए थे। तो इसने भी प्रॉब्लम क्रिएट की। आर्म्स रेस, वही आर्म्स रेस की बात तो हम लोग ने कर लिया। पैन स्लेविज्म, ठीक है, पैन स्लेविज्म क्या है, ऑल स्लेविज्म की बात हो रही है। मतलब रशिया बिलीव करते थे प्रोटेक्टिंग स्लेविक डिसेंडेंट्स। स्लेविक क्या होता है, एक तरीके से रिलीजियस बिलीफ है। क्या है ये, एक रिलीजियस बिलीफ की बात हो रही है। रिलीजियस बिलीफ कैसा, रिलीजियस बिलीफ जब से क्रिश्चियंस जब आए थे, तो क्रिश्चियंस ने आके जब अपना धर्म को प्रमोट करना शुरू किया था, उससे पहले कुछ लोग स्लेविक्स हुआ करते थे, कुछ रिलीजियस पॉलिसी जो फिलॉसफी को मानते थे वो स्लेविक को। तो रशिया प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे स्लेविक को। तो स्लेविक के अंदर जितनी भी सदर्न, रशिया के जितनी भी सदर्न कंट्रीज आती थी, वो सब इनको स्लेविक कंट्रीज बनाना चाहता था। तो एक रीज़न ये था। दूसरा, अगला पॉइंट की बात करें तो बाल्कन नेशनलिज्म। बाल्कन कंट्रीज जो कि ज़्यादातर कंट्रीज कहीं ना कहीं ऑटोमन साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी, उनका नेशनलिज्म का आइडिया या उनका प्रोटेक्शन का आइडिया बाल्कन नेशनलिज्म में हमको देखने को मिलेगा। उसने भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की थी। ठीक है, तो बाल्कन की कंट्रीज की भी अभी हम लोग बात करेंगे। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन। एक 18 साल का लड़का आता है और 18 साल का लड़का आके किसको मार देता है, असासिनेशन ऑफ फ्रांस फेर्डिनेंड। फ्रांस फेर्डिनेंड का असासिनेशन कर दिया जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के कौन थे, अगले जो थे अगले रूलर बनने वाले थे। ये यहाँ पे रूलर बनने वाले थे ऑस्ट्रिया और हंगरी के। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के ये रूलर बनने वाले थे, लेकिन इनका असासिनेशन कर दिया जाता है। असासिनेशन कौन करता है, सिर्फ एक 18 साल का लड़का कर देता है। तो सिर्फ एक 18 साल के लड़के की माचिस की तीली लगाने की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है, वर्ल्ड वॉर वन आ जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन क्रिएट इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मैप की बात कर रहे हैं हम लोग, बाल्कन्स का भी मैप देख लीजिए आप, जो बाल्कन कंट्रीज की भी बात हो रही थी छोटा मोटा। ये ऑटोमन एम्पायर है। ठीक है, इस ऑटोमन एम्पायर के अलावा जितनी भी इधर की जो भी कंट्रीज थी, ये ज़्यादातर कंट्रीज कौन होती थी, ये सब जो थे ये ज़्यादातर कौन थे, ये सब बाल्कन कंट्रीज में। ये ऑस्ट्रिया और हंगेरियन एम्पायर था, ये ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ये ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, इसी में हम लोग बात कर रहे हैं। यहीं पे असासिनेशन की, यहीं पे असासिनेशन किनका हुआ था, इन्हीं एम्पायर का असासिनेशन हुआ था। कब असासिनेशन हुआ था, जब ये सर्बिया के अंदर यहाँ पे सफ़र के लिए निकले थे, सफ़र के लिए निकले थे, लेकिन इनको हिंदी वाले सफ़र के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें अंग्रेज़ी वाला सफ़र करना पड़ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकले थे और यहाँ पे निकलने के बाद इनका ये हो गया था। ठीक है, मैप की बातें तो चलती रहेंगी। वर्ल्ड वॉर बिगिन कैसे हो गया, वर्ल्ड वॉर बिगिन कैसे शुरू हो गया, वही हमने बात करी कि फ्रांस फर्डिनांड के असासिनेशन की वजह से यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब ये वर्ल्ड वॉर वन शुरू होता है तो होता ये है कि जो फर्डिनांड है, वो फर्डिनांड सर्बिया की यात्रा के लिए निकले हुए होते हैं। और सर्बिया क्या है, सर्बिया यूगोस्लाविया की कहीं ना कहीं टेरिटरी अपने आप को मानता था, और वहाँ के लोग कहते थे कि हम यूगोस्लाविया ही रहेंगे और हम किसी के अंडर में नहीं आने वाले। इन्हें लगा कि सर्बिया के ऊपर कंट्रोल ऑस्ट्रिया और हंगेरियन एम्पायर करना चाहता है, तो इसी गुस्सा में आके कॉलेज स्टूडेंट ने, जो कि सिर्फ 18 साल का था, उसने इनके एम्पायर की हत्या कर दी। अब जब एम्पायर की, ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर की हत्या हो गई, तो वो हत्या कहाँ ले जाएगी, वो हत्या ले जाएगी एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि सर्बिया ने जब उनकी हत्या कर दी तो इसके अंदर एक वॉर क्रिएट होगा। वो वॉर कैसे क्रिएट होगा इसकी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट था किन किन के बीच में। इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया,
ये कंट्रीज़ का तो एक तरफ पूरा का पूरा गठबंधन था। साथ में हम लोग अगर ऑटोमन एम्पायर को भी मिला लें, ऑटोमन एम्पायर भी क्योंकि मिला था बाल्कन कंट्रीज़ की वजह से, बाल्कन की बात की, इन सब को मिला के हम लोग कहते थे ये सब थी सेंट्रल पावर्स। कौन सी पावर्स थी? सेंट्रल पावर्स थी, ठीक है। इसके बाद में अगेंस्ट में ये वॉर किस किस के हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट जो कि 1917 के अंदर लास्ट में इसके अंदर एंटर करता है और पूरी तरीके से वॉर के अंदर हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, ठीक है। तो ये वर्सेस इस कंट्रीज के हुआ था। तो हमको याद क्या रखना है? एलीट पावर वर्सेस सेंट्रल पावर। एलीट पावर को फिर से, सेंट्रल पावर को एक बार फिर से हम देखेंगे। कौन कौन सी सेंट्रल पावर है? जर्मनी है हमारे पास में, ऑस्ट्रिया हंगरी है हमारे पास में, बुल्गारिया है और ऑटोमन एम्पायर है। इसके अगेंस्ट में जो एलीट पावर्स है उसमें कौन कौन है? ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, इटली है, रोमानिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट है। ये सारी की सारी पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रही है, ठीक है। ज़्यादातर यूरोपियन पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में ही लड़ रही है, हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यूएसए और रशिया को छोड़ दें तो लगभग ज़्यादातर कंट्रीज कौन है? यूरोपियन कंट्रीज ही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये वॉर ऐसा हुआ कि इस वॉर ने कम से कम 16 मिलियन लोगों को जान से मारा। इस वॉर की वजह से कितने लोग मरे? 16 मिलियन लोग। लगभग बोला जाता है 1.6 करोड़ लोग जो थे इसमें डेथ हो गई थी। ओवरऑल अगर हम लोग इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालते हैं तो 2 करोड़ लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। लगभग 2 करोड़ लोग यहाँ पे मारे गए थे वॉर के अंदर। तो इतना बड़ा वॉर आखिर क्रिएट कैसे हो गया, ठीक है। ये वही है एलीट पावर्स और सेंट्रल पावर। इन एलीट पावर्स के अंदर फ्रांस, ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम वगैरह जो भी है, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इंडिया, ये नाम जो देखने को मिल रहा है आपको। इंडिया यहाँ पे क्यों है? इंडिया ने डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, लेकिन इंडिया यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी थी या कॉलोनी थी, उसकी वजह से यहाँ पे ऐड हो जाता है। रशिया था नो डाउट, सर्बिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट ने कब कब आके इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। अगेंस्ट में किसके था? अगेंस्ट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया, ठीक है। ये तमाम कंट्रीज इसके अंदर थी जिनके अगेंस्ट में ये पूरा का पूरा वॉर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके बीच में वॉर हुआ। रशिया, ये पूरा का पूरा रशिया जो है आपका, ये रशिया इसके अंदर हुआ करता था, ठीक। रशिया के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है। कौन सा ग्रेट ब्रिटेन है? ये ग्रेट ब्रिटेन है आपका। जर्मनी की पोजीशन ये थी, जर्मनी हमारी ये है, ठीक है। फ्रांस की पोजीशन ये है। इटली की पोजीशन ये है और ऑस्ट्रिया हंगरी की पोजीशन ये है, जिसकी वजह से ये सब क्रिएट हुआ। सर्बिया की पोजीशन ये है, ठीक है। तो ये सर्बिया की पोजीशन थी। यूनाइटेड स्टेट, ये पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट भी इसके अंदर आया, ठीक है। तो हम लोग इन कंट्रीज़ की यहाँ पे बात करने वाले हैं क्योंकि वॉर जो होगा बेसिकली वो इन्हीं लोगों के बीच के अंदर होगा, ठीक है। तो मैप के बाद में थोड़ा सा चलते हैं आगे, ठीक। इसमें आपको फिर से एक बार चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, ये सर्बिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सर्बिया यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। सर्बिया की ही बात होगी। बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, ये तमाम राज्य जो थे एक साथ थे। टर्की पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य। ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज़ का यूनियन एक तरफ था। ये कौन सी थी? सेंट्रल पावर्स थी, ठीक है। और सेंट्रल पावर के अलावा जो भी आपको येलो कलर में यहाँ पे दिख रहे हैं, वो येलो कलर में सारे के सारे कौन हैं? ये सब आपके एलीट पावर्स हैं, जिन्होंने एक अलायंस बनाया था, वो एलीट पावर्स इसके अंदर आते, ठीक। तो बैकग्राउंड देख लेते। बैकग्राउंड के अंदर अभी मैंने आपको बोला कि हुआ ये था कि एक 18 साल के लड़के ने क्या करा था? हत्या कर दी थी वहाँ के राजा के, किंग की, जो अगला डिसेंडेंट बैठने वाले थे। लेकिन क्या सिर्फ एक हत्या करने की वजह से इतना बड़ा वॉर क्रिएट हो जाएगा, है ना? कि या सिर्फ हत्या करने की वजह से इतना बड़ा वॉर क्रिएट हो जाएगा? मैं अगर बोलूँ किसी लावा के ऊपर जाके मैंने माचिस की तीली लगा दी और उससे पूरा का पूरा ज्वालामुखी फट पड़ा, ठीक है, तो क्या माचिस की तीली लगाने से सिर्फ ज्वालामुखी फट गया? नहीं, माचिस की तीली लगाने से तो ज्वालामुखी फटा, लेकिन पहले से वहाँ पर बहुत लावा था ना,
तभी तो ज्वालामुखी फटा। तो लावा वो क्या है, पहले से इतना बड़ा लावा क्या भरा पड़ा है इन कंट्रीज के बीच में कि सिर्फ ये एक इंसिडेंट का वेट कर रहे थे कि एक इंसिडेंट इनको मिल जाए, उसके बाद में वॉर शुरू हो जाए, एक बहाना मिल जाए। ठीक है, तो वो बहाना मिल गया था। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि तमाम कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रगल चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी आर्मी की, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया, आर्म रेस चल रही थी, इंपीरियलिज्म की रेस चल रही थी, और तमाम तरीके के कंपटीशन चल रहे थे अलायंस को लेके, और तमाम तरीके के ट्रेड को लेके, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें डेवलप होती चली जा रही थी। उनमें एक बहुत बड़ा रीज़न एक और भी था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन के ऊपर ज़्यादातर कंट्रोल जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का था। ऑटोमन से ये पावर धीरे धीरे यूरोपियन अपने हाथों में लेना चाहते थे। तो वन ऑफ द रीज़न इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रोक आउट हुआ पहला वॉर जो हमारे को देखने को मिलता है। बाल्कन कंट्रीज के अंदर पार्टिकुलरली कौन सी कंट्रीज थी? बोस्निया, सर्बिया और हर्जेगोविना। ठीक है, हर्जेगोविना, बोस्निया और सर्बिया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो कहीं ना कहीं बाल्कन कंट्रीज के अंदर थी और कंट्रोल में रहती थी। ठीक, तो ये कंट्रीज थी। एक बैकग्राउंड इसका कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो ये अलायंसेस की बात लगातार आपको इसलिए दिखाना ज़रूरी है जिससे आप लोग बार बार इनको देख के इमेजेस को याद कर ले कि कौन सी कंट्रीज किसके साथ अलाइंड थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ठीक है, इटली को भी याद रखेंगे हम लोग। ये सर्बिया के अगेंस्ट में। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, इशू कहाँ से शुरू हुआ था, इसी पे भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, इमीडिएट कॉज मैंने क्या बताया, स्पार्क दैट इग्नाइटेड वर्ल्ड वॉर वन वॉज, ये था कि जो सराजेवो वाज द वाइफ ऑफ फ्रांस फर्डिनांड की वाइफ थी, और ये दोनों लोग कहाँ गए हुए थे घूमने, ये दोनों लोग कहाँ गए थे, मैंने बताया सर्बिया। ठीक है, सर्बिया के अंदर घूमने गए हुए थे, और जब सर्बिया के अंदर वहाँ पे घूमने गए तो वहाँ पे एक 18 साल के लड़के ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अब जिसने हत्या करी थी उसका नाम आप यहाँ देख सकते हो, गैब्रिलो प्रिंसिप जो था उसने इनकी 28 जून 1914 को हत्या कर दी। अब इनका असासिनेशन था एकदम बहुत ही हाइप पे पहुंच गया, इतनी हाइप पे पहुंच गया कि इनके असासिनेशन के बाद में जो नेशन और दूसरी कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर था उसने एक्शन लेने की बात तुरंत ही कर दी कि हम एक्शन लेंगे। ये ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग कहाँ पे आए थे, ये सर्बिया के अंदर आए थे। यहाँ पे इनका असासिनेशन हो जाता है, मर्डर हो जाता है, जिसके बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी किसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा, सर्बिया के अंदर। तो वो सर्बिया पे अटैक करने की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन सर्बिया की जो पूरी की पूरी डील थी, वो सर्बिया की डील किसके साथ में थी, सर्बिया की डील थी रशिया के साथ में। सर्बिया ने बोला था रशिया के साथ में, रशिया ने सर्बिया को बोला हुआ था कि अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम या अटैक होता है तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसी अलायंस हो जाते थे शुरू में कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये कंट्री के बीच में अलायंस था। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो अलायंस था वो किसके साथ में था, इनका अलायंस तो भाई जर्मनी के साथ में था। ठीक है, तो मेन जो स्टेक होल्डर अब प्ले करेंगे रोल, वो एक तरफ जर्मनी है और एक तरफ रशिया है। डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, डिस्प्यूट ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में, लेकिन जो मेजर स्टेक होल्डर कंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी वो जर्मनी और रशिया आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। बिगनिंग कैसे हुई इसके अंदर देखने की बात करते हैं। मैंने बोला ना रशिया ने सपोर्ट किया किसको, सर्बिया को। ठीक है, रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया, लेकिन ऑस्ट्रिया और हंगरी को सपोर्ट कौन कर रहा था, उसको तो जर्मनी कर रहा था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पे अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी की एक ट्रीटी थी जर्मनी के साथ में, तो ये लोग वेट कर रहे थे कि जर्मनी के रूलर हमको एक बार अलाउ कर दें और हमसे बोल दें कि भाई तुमको हम पूरा सपोर्ट देते हैं, तुमको सर्बिया के साथ जो करना है तुम करो। तो जो कैसर विलियम सेकंड थे उन्होंने ये यहाँ पे आके क्या करा, एक परमिशन दे दी। अब जैसे ही परमिशन दे दी, इन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक कर दिया। ठीक, क्या होगा जब एक तरीके से पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे, कैसर विलियम ने क्या करा था, ऑस्ट्रिया हंगरी को एक तरीके से ब्लैंक चेक दे दिया था पूरा। ठीक है, ब्लैंक चेक का मतलब कि जाओ, एश्योरेंस दे दी थी कि हम आपको पूरी तरीके से बैक करेंगे, बैक सपोर्ट देंगे और आप जाके अटैक करो सर्बिया के ऊपर। तो सर्बिया के ऊपर अटैक करा जाएगा। सर्बिया के ऊपर अटैक कौन करेगा, ऑस्ट्रिया और आपका हंगरी। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी की जो किंगडम है वो इसके ऊपर सब अटैक करने वाली है। इसका एक्सेप्टेंस किससे मिल गया, जर्मनी से। अब ये जब इसके ऊपर अटैक करा,
ठीक है। तो ये अटैक के बाद में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जैसे ही ये वॉर डिक्लेयर किया, अब ये क्या होगा, इसके बाद में तुरंत के तुरंत कौन सी कंट्री साथ में आ जाएंगी, रशिया। एक हफ्ता भी नहीं लगा जैसे ही उन्होंने वॉर डिक्लेयर करा इसके अगेंस्ट में, रशिया की इनके साथ में ट्रीटी दी, तो रशिया तुरंत साथ में आ गई किसके, सर्बिया के। ठीक है। बेल्जियम को प्रॉब्लम थी जर्मनी से, फ्रांस को प्रॉब्लम थी जर्मनी से, ग्रेट ब्रिटेन को प्रॉब्लम थी जर्मनी से, और सर्बिया के तो अगेंस्ट में हो ही रहा था। तो ये तमाम कंट्रीज सब एक आके यूनाइट कर लेती हैं और एक अलायंस बना लेती हैं, जो कि अलाइंड पावर बाद में कहलाती हैं। किसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के अगेंस्ट में। ये पावर्स एक तरफ है और वो तमाम पावर दोनों एक तरफ है। वॉर शुरू हो जाता है और वॉर होता है। ठीक है। अब फिर से एक बार देखेंगे हम लोग कौन कौन सी कंट्रीज एक साथ आ गई हैं। ये रशिया जो येलो कलर की कंट्रीज हैं, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, मेजर ये कंट्रीज थी जो एक साथ आ गई थी। इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये वाली कंट्रीज लगभग एक साथ आ चुकी थी। ठीक है। तो ये अलायंस लोगों में बने थे। ठीक हुआ। ये एंट्री कैसे हुई इन सब चीज़ों में, एंट्री तो हम लोग ने देख ली कि किस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के अंदर तमाम तरीके के लोग जो थे एंटर करना शुरू किए थे। ठीक है। अब इसमें ये हुआ था वेस्टर्न फ्रंट की एंट्री किस तरीके से हुई। वेस्टर्न फ्रंट की एंट्री जो थी वो एक जो थे आपके स्ट्रेटेजी थी उस समय में। जर्मन फील्ड मार्शल थे, जर्मन फील्ड मार्शल का नाम था एल्फ्रेड वॉन श्लेफन। एल्फ्रेड वॉन श्लेफन के नाम पे ही एक श्लेफन प्लान यहाँ पे तैयार किया गया था। ठीक है। अब ये जर्मनी के जो थे इन्होंने ही क्या करा था, अलाउ कर दिया था कि जाओ भाई इसी प्लान के थ्रू जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि सर्बिया के ऊपर भी आप लोग अटैक कर सकते हो। ऑस्ट्रिया हंगरी को परमिशन भी दे दी। ठीक है। दूसरी तरफ इनको प्लान ये भी चल रहा था कि हम फ्रांस को जो है इन्वेट कर दें और बेल्जियम को शांत भी रखा जाए पूरी तरीके से। ठीक है। और रशिया को भी किसी तरीके से हम लोग समझा लें। तो मेन मतलब इनका फ्रांस के ऊपर इन्वेट करने का कहीं ना कहीं था। तो ये सारे के सारे रीजन पहले से कहीं ना कहीं क्रिएट होते चले जा रहे थे। ठीक है। अब ये सारी की सारी चीज़ें ये भी क्रिएट हो रही थी, एक तरफ से वो भी चल रहा था। अब इन सब में बहुत सारे बैटल्स हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। जैसे बैटल्स में फर्स्ट बैटल ऑफ मार्न, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ मार्न यहाँ पे हुआ। ऐसे तमाम बैटल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऐसे तमाम बैटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तमाम बैटल्स के अंदर कोई पावर इधर जीत रही है, कोई पावर उधर जीत रही है। ठीक है। तो पावर्स अपोजिशन में एक दूसरे के जीतती चली जा रही थी यहाँ पे। ठीक है। तो उन पावर्स से हमको बहुत सारा बैटल के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत लेंथी क्लास पे हम लोग को करना नहीं है। अपने एक बहुत छोटे से क्लास में सबको कंप्लीट करना है। रीजन, कॉजेज वगैरह सब मैंने आपको बता दिए कि कॉजेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन एलिट कंट्रीज थी, कौन सेंट्रल पावर थी, इसकी भी बात हम लोग ने कर ली। ठीक है। वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट के अंदर हम लोग तमाम तरीके के बैटल्स देखेंगे जो बैटल्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है। उन बैटल्स में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे अगर इन बैटल्स की बात करना शुरू करेंगे, बैटल ऑफ टेनिनबर्ग वगैरह, तो ये समय कंज्यूमिंग है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, तो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर जाना भी नहीं है। ठीक है। तो हमको ये देखना है बस कि इसके जो परिणाम हुए या इसके जो कंसिक्वेंसेस हुए, इम्पैक्ट क्या पड़े इस वॉर के। इम्पैक्ट ये पड़ा कि रशिया ने जिस तरीके से क्या करा था, एक इम्पैक्ट मैं आपको अगर बताऊं वर्ल्ड वॉर का, तो वो इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि रशिया ने क्या करा था, अपनी पूरी की पूरी आर्मी, पूरी की पूरी रिसोर्सेज, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो भी थी, पैसा उठा के सबका सब वर्ल्ड वॉर में लगा दिया। अब जब वर्ल्ड वॉर में उसने अपना पैसा उठा के लगा दिया, तो रशिया के ही जो लोकल लोग थे वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए परेशान होने लगे। तभी तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन, इसी वर्ल्ड वॉर के बाद में कहीं ना कहीं 1917 उसी समय से क्या होता है, यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन भी शुरू हो जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ पे चलता है। ठीक है। तो वो रिवॉल्यूशन का एक पार्ट है, तो हमने रिवॉल्यूशन को भी यहाँ पे देख लिया कि रिवॉल्यूशन किस तरीके से आता है। हाँ, अमेरिका की एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की एंट्री अचानक से 1917 के अंदर कैसे वॉर के अंदर हो जाती है। अमेरिका की एंट्री वॉर के अंदर अचानक से ऐसे हो जाती है, क्यों? जर्मनी की वजह से। जर्मनी क्या करता है, जर्मनी के ऊपर वैसे ही आफत कम है, इतनी सारी कंट्रीज वैसे ही मिलके ऊपर अटैक करी पड़ी है, और वो एक सोते हुए शेर को भी जगा देता है। वुडरो विल्सन जो थे इस समय में यहाँ के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। वुडरो विल्सन यहाँ के प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट के। ठीक है। तो वुडरो विल्सन तो कहते हैं कि भाई हमको न्यूट्रल रहना है, हम किसी भी तरीके की किसी भी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बीच में नहीं आने वाले, हम न्यूट्रल रहेंगे एक तरीके से। ठीक है। अब ये न्यूट्रल अनाउंस कर चुके होते हैं। जर्मनी क्या करता है, जो सी रूट होता है, सी रूट से कनेक्ट करता हुआ जाते कुछ यूएसए की शिप्स वहाँ पे खड़ी हुई होती हैं। अब यूएसए की शिप्स के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है।
तो मरता क्या ना करता वाला हिसाब वही है कि जब बुद्धि काम ना करे तो कुछ भी करता है इंसान, ठीक है। तो ये गलती से क्या करते हैं, उनके जो शिप्स होती हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। शिप्स अटैक होने के बाद में 1000 लोग लगभग यूएसए के मारे जाते हैं। जब यूएसए के नागरिक इसके अंदर मारे जाते हैं, यहाँ से यूएसए डायरेक्ट आके पार्टिसिपेट कर लेता है वॉर के अंदर। वो अपनी कांग्रेस असेंबली के अंदर यूएसए ये बिल पास करा देते हैं कि वी आर गोइंग इनटू वॉर अगेंस्ट जर्मनी। और जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर पे आने का मतलब आपकी टीम में कौन कौन हो जाएगा, रशिया आपकी टीम में हो जाएगा, सर्बिया आपकी टीम में हो जाएगा, फ्रांस आपकी टीम में हो जाएगा। ये तमाम कंट्रीज की जो एलीट पावर थी, तो यूएसए एलीट पावर के अंदर चला जाता है वर्सेस जर्मनी, ठीक है। अब जर्मनी इधर है और जर्मनी के साथ में तो ऑस्ट्रिया और हंगरी, बुल्गारिया, इटली, ये कंट्रीज तो हैं ही साथ में, और ऑटोमन एम्पायर भी थोड़ा बहुत इनका साथ देता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में जैसे ही एंटर करता है जर्मनी में, और ज़्यादा वो नाराज़ हो जाता है, जर्मनी फिर से इनके ऊपर अटैक कर देता है और 3-4 शिप इनकी और मार के गिरा देता है, जिससे यूएसए एकदम डायरेक्टली अब वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और बोलता है ये वॉर जो है अब मेरा है, डायरेक्ट किसके साथ में, जर्मनी के साथ में, ठीक है। वॉर होता है, तमाम तरीके के असैसिनेशन होते हैं, बहुत सारे बैटल्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ देखने को हमको मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 जर्मनी जो है वीक पड़ता चला जाता है, क्योंकि तमाम कंट्रीज़ ने उसको घेर के रखा हुआ, लेकिन जर्मनी फिर भी लड़ता रहता है, ठीक है। लास्ट इसका क्या होता है, लास्ट इसके अंदर ये होता है, बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और इतनी प्रॉब्लम होने के बाद में भी लास्ट में जब कुछ बैटल्स अब समाप्त हो जाते हैं, तो जर्मनी को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आके एक ट्रीटी वगैरह साइन करवानी पड़ती हैं। और ये ट्रीटीज़ जो होती हैं कुछ कंट्रीज़ के बीच में होती हैं, ठीक है। जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें एलीट कंट्रीज़, ठीक है, एलाइड पावर जिनको हम लोग कहते हैं, और सेंट्रल पावर, इनके बीच में कुछ ट्रीटीज़ वगैरह साइन की जाती हैं, ठीक है। हाँ, आर्म्स ट्रीज़ जो होता है, आर्म्स ट्रीज़ इसके समय में जो हो जाता है, इसको बोलते हैं 1918 के अंदर सेंट्रल पावर का फॉल, ठीक है। एक समझौता किया जाता है, आर्म्स ट्रीज़ का मतलब एक तरीके का समझौता या एग्रीमेंट किया जाता है इसके अंदर। उसके अंदर बोला जाता है कि यहाँ पे जो है अब एक ट्रीटी होने वाली है साइन, जिसके अंदर तमाम पावर्स आपस में कुछ डिसाइड करेंगे कि वॉर को कैसे रोका जाए। तो आर्म्स ट्रीज़ को यहाँ पे एक शांति समझौते के फॉर्म में कहीं ना कहीं लेके आने की बात चल रही है। जर्मनी एग्री कर जाता है, एग्री करने का मतलब फोर्सफुली उसको एग्री कराया जाता है, क्योंकि वो हार मानने को तो तैयार था नहीं, लेकिन जब उसके पास कुछ बचा नहीं लड़ने के लिए, तो उसको हार तो माननी पड़ेगी। तो आर्म्स ट्रीज़ करा दिया जाता है। रिजल्ट ये होता है फाइनल में कि एलीट की टीम की जो होती है वो विक्ट्री हो जाती है, एलीट पावर्स यहाँ पे जीत जाती हैं, ठीक है। एलीट पावर्स यहाँ पे जीत जाती हैं। जीतने के बाद में क्या होता है, ये लोग इनसे कुछ ट्रीटी वगैरह साइन करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में बहुत सारे रिवॉल्यूशन वगैरह भी शुरू होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी शुरू होती हैं, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन की एक एग्जांपल लिया हमने, क्योंकि वॉर में बहुत पैसा, रिसोर्सेज और तमाम चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो चुकी थी, तो उनकी बात हम लोग ने यहाँ पे करी, ठीक है। हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये वॉर के बाद में साइन हुई। जो आर्म्स ट्रीज़ साइन हुआ था 11 नवंबर 1918 में, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी है यहाँ पे, उसकी भी बात कर रहे हैं हम लोग। जनवरी से लेकर जून 1919 के अंदर यहाँ पे कौन कौन है, वुडरो विल्सन है यूएस के प्रेसिडेंट, जिन्होंने 14 पॉइंट्स के साथ में लीग ऑफ नेशन को कहीं ना कहीं क्रिएट करने की बात करी। यहाँ से लीग ऑफ नेशन क्रिएट होता है, और क्रिएट लीग ऑफ नेशन को इसलिए किया जाता है कि आइंदा किसी भी तरीके के ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो किसी भी पावर्स के बीच में, आपस में, जो यूरोपियन पावर्स हैं या जो भी सेंट्रल या एलीट पावर्स हैं, इनके बीच में किसी भी तरीके कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो उन डिस्प्यूट से बचने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इस चीज़ को, लीग ऑफ नेशंस को यहाँ पे लेके आया जा रहा है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन के साथ में यहाँ पे हम लोग ने देखा जो ग्रेट ब्रिटेन से थे इस समय में, डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। मेन पर्सनैलिटीज़ भी हम लोग देखते चल रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन पर्सनैलिटीज़ थी उस समय। फ्रांस से अगर कोई सपोर्ट कर रहा था तो वो क्लीमेंसी थे उस समय में। जो ट्रीटी हुई है, उस ट्रीटी के अंदर क्या क्या रिजल्ट आए इस समय में, बोला कि जर्मन जो है रिपारेशंस टू एलीज, जर्मन रिपारेशन टू एलीज, जर्मन जो है, जो एलीट पावर जो है, उसके साथ में कहीं ना कहीं एक समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। उस समझौते में क्या, रिडक्शन ऑफ जर्मन मिलिट्री, जर्मनी को अपनी मिलिट्री को रिड्यूस करना पड़ेगा, अपनी आर्म्स पावर को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। लीग ऑफ नेशन नो डाउट क्रिएट हो गया, देखा हमने ऊपर, लीग ऑफ नेशन को क्रिएट कर दिया गया। यूएस डज नॉट रेटिफाई द ट्रीटी और ज्वाइन लीग ऑफ नेशन, बोला गया कि यूएस जो है
करवाएगा तो सब कुछ, लेकिन खुद इन्वॉल्व किसी भी चीज़ में नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की हम लोग ने यहाँ पे बात करी। इसके बाद में हम लोग चले आते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, द सेकेंड पोर्शन ऑफ योर सिलेबस पार्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का जो है वो क्या है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स जो आपका इसके अंदर नेक्स्ट है, कहीं ना कहीं मॉड्यूल है थोड़ा बहुत क्लास के अंदर, जो हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में राइज ऑफ डिक्टेटरशिप नया मॉड्यूल है आपका। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप का यहाँ पे राइज कैसे हुआ, बड़ा कैसे डिक्टेटरशिप। अब हम सबको ये बात पता है, नो डाउट हम सब लोग जानते हैं कि अभी वर्ल्ड वॉर 1 हम लोग ने देख लिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में क्या हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है कि जो यूरोपियन पावर्स हैं या जो तमाम तरीके की जो पावर्स हैं वो आपस में बिखर के एक तरीके से, कुछ पावर्स बिखर गई हैं, कुछ यूनाइट हो गई हैं, कुछ हार गई हैं, कुछ जीत गई हैं। अब इन पावर्स के बाद में एक नया मोड़ लेगी यहाँ की पॉलिटिक्स, और वो मोड़ क्या लेगी, उस मोड़ की हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब उस मोड़ की अगर हम लोग बात करें तो डिक्टेटरशिप की यहाँ पे बात की जा रही है। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है, ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है, डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि जब एक पावर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करे पूरे के पूरे स्टेट के ऊपर, वहाँ पे किसी को किसी तरीके के राइट्स जो हैं वो लिमिटेड फॉर्म में दिए जाएं या ना दिए जाएं, तो वो डिक्टेटरशिप कहलाता है। ठीक है, तो इस डिक्टेटरशिप का यहाँ पे कैसे स्टार्टअप हो गया, उसको समझने के लिए हमको फासिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फासिज्म जो वर्ड है फासियो वर्ड से आया, इटालियन वर्ड था एक। ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब ये होता था कि पावर इन वन हैंड, जब पावर को कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो फासिज्म कहलाती है। ठीक है, अब फासिज्म जो था उसको बोला गया कि ये क्या है, फासिज्म क्या है, इसको बोला गया कि नेशनलिस्टिक है, ये एंटी कम्युनिस्टिक है, ये एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। तो इस चीज़ से बहुत लोग डरे हुए थे कहीं वॉर के बाद में कम्युनिज्म या डेमोक्रेसी या फिर सोशलिज्म यहाँ पे डेवलप ना हो जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड थे कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, जो हम लोग रिवॉल्यूशंस देख रहे थे, लगातार रिवॉल्यूशंस भी हो रहे हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ। इन सारे रिवॉल्यूशंस के बाद में वर्ल्ड वॉर भी हो गया। अब वर्ल्ड वॉर के बाद में कहीं ऐसा ना हो कि कंट्रीज जो हैं वो कम्युनिज्म की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ या सोशलिज्म की तरफ बढ़ जाए। अगर ऐसा हो जाता तो कैपिटलिज्म को नुकसान हो जाता। कैपिटलिज्म का मतलब कुछ लोग जो डिक्टेटर बन के रूल करना चाहते थे जनता के ऊपर, वो उनका रूल खत्म हो जाता, ऑटोक्रेसी या मोनार्की खत्म हो जाती, इसलिए इससे डरे हुए थे। इसलिए इन्होंने क्या करा, फासिज्म या राइज ऑफ डिक्टेटरशिप को जन्म दिया। राइज ऑफ फासिज्म होने के कारण क्या थे, रीज़न क्या थे। पहले तो हम लोग ये देखें कि जो फासिज्म का राइज हुआ है वो कहाँ हुआ है, बेसिकली इटली के अंदर हुआ था। ठीक है, इटली को हम लोग ने अभी कहाँ देखा था, इटली को हम लोग ने देखा था सेंट्रल पावर के अंदर, कहीं ना कहीं इटली आती थी सेंट्रल पावर में, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल पावर हार गई थी। अब वहाँ पे एक नए युग का कहीं ना कहीं शुभारंभ होने वाला है। अब वहीं पे राइज ऑफ फासिज्म शुरू हो गई। राइज ऑफ फासिज्म के पीछे बोला गया सबसे पहली चीज़ ये थी, डिसकंटेनमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी उसके अगेंस्ट में डिसकंटेनमेंट था, लोग उससे कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उसके फेवर में नहीं थे, इसलिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल को अगेंस्ट में थे लोग, इसलिए फासिज्म का उदय हुआ। सेकंड बोला गया इकोनॉमिक क्राइसिस होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा वॉर की वजह से इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक शॉर्टेज होना शुरू हो गई, रिसोर्सेज कम होना शुरू हो गई, प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट सब जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आएगी जब किंग या शासक हार जाएगा और हारे हुए राजा को कोई स्वीकार नहीं करता है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आना जायज़ है। उसके बाद में क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी होना यहाँ पे शुरू हो गया कि कोई क्लास समझता था, जैसे मैंने बात करी ना, सोशलिज्म को कुछ फॉलो करते थे, कुछ बोलते थे डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कुछ बोलते थे नहीं फासिज्म होना चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्लास स्ट्रगल भी हमको, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले हैं। थ्रेट ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इसी ने थ्रेट ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म को जन्म दिया। सोशलिज्म कम्युनिज्म अगर आ गया तो रूल ऑफ किसका हो जाएगा, पीपल का हो जाएगा। रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं लाना है, रूल ओनली बाय द
मोनार्की रहने देना है, ये भी डर था, इसलिए राइज ऑफ फासिज्म हुआ। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन बना तो बहुत ज़ोर शोर से था कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, वॉर नहीं होगा, तमाम चीज़ें नहीं होंगी, सब होगा, लेकिन लीग ऑफ नेशन काम कुछ नहीं कर पाया, वो फेलियर हो गया उसका। तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की सहमति लोगों के बीच में नहीं बैठा पाया, इसलिए यहाँ पे फासिज्म का भी जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर थी लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी। मुसोलिनी ने जो लीडरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की, उसने जो जनता को समझाया कि फासिज्म और डिक्टेटरशिप ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसी की वजह से राइज ऑफ फासिज्म भी हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मुसोलिनी, इटली की जो हम लोग बात करते हैं। फासिज्म इटली के अंदर कहाँ से डेवलप हुआ, किसकी बात होते हैं, हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली जानते हैं, 1860 से लेकर 70 तक का समय था। तो इटली पूरी तरीके से उस समय में डिवाइडेड था, तमाम तरीके से इधर उधर तमाम कंट्रीज ने उनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो इटली ने अपने आप को यूनाइट करने की कोशिश करी, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन से इसने अपने आप को लिया और कंट्री को कहीं ना कहीं यूनाइट किया। तो इटली का यूनिफिकेशन हुआ। इटली का यूनिफिकेशन किसके अंडर में हुआ था, विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंडर में हुआ था। ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड के बाद में विक्टर इमैनुअल थर्ड जो आए थे, उनके बाद में ही क्या हुआ था, राइज ऑफ मुसोलिनी शुरू हुआ था। ठीक है, राइज ऑफ मुसोलिनी, मुसोलिनी का उदय जो हो रहा है, वो मुसोलिनी का उदय क्यों हो रहा है, मुसोलिनी पहले तो जो था एक सोशलिस्ट टाइप का लीडर था, कैसा था, समाजवाद को सपोर्ट करने वाला लीडर था। ठीक है, लेकिन ये समाजवाद को सपोर्ट करते करते कैसे एंटी सोशलिस्ट बन गया। ठीक है, एंटी सोशलिस्ट ये इसलिए बन गया क्योंकि इसको पता था, एंटी सोशलिस्ट क्यों बन गया, क्योंकि इसको पता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वही तो मेरे को फाइनेंस देंगे। कैपिटलिज्म जब तक मैं यहाँ पे नहीं लेके आऊँगा तब तक मुझे फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, स्टेट को रन कराने के लिए। तो स्टेट को रन कराने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट बहुत चाहिए, इसलिए सोशलिस्ट नहीं रहना है, एंटी सोशलिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एंटी सोशलिस्ट बन गया और इसने डिफरेंट ग्रुप्स जो थे उनको कलेक्ट किया, उनको फासियोस कहलाया गया। ठीक है, फासियोस के बाद में इसने क्या करा, खुद जो थे वो क्या करते थे, ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते थे और क्या करते थे, ब्लैक शर्ट वगैरह पहनते थे और मुसोलिनी के फॉलोअर थे, जैसे मुसोलिनी को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके के गेटअप में कहीं ना कहीं लोग रहते थे। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग देखें तो मुसोलिनी ने क्या करा था, इस समय में कुछ डिमांड की थी। ठीक है, मुसोलिनी ने डिमांड की थी कि इटली के अंदर उसे क्या चाहिए और क्या होना चाहिए इटली के अंदर। उसकी डिमांड कुछ इस तरीके की थी, उसने बोला कि 5 मेंबर्स जो है फासिस्ट पार्टी के कैबिनेट में जाना चाहिए। मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी को यहाँ पे फॉर्म किया था, इन्हीं सब की डिमांड करते हुए इसने फासिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था। ठीक है, तो इसने डिमांड करी कि यहाँ पे भाई फासिस्ट पार्टी के कैबिनेट में 5 मेंबर कम से कम जाना चाहिए। इसने बोला कि नए इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, नए इलेक्शन अनाउंस होंगे तो हमारी पार्टी भी कहीं ना कहीं इलेक्शन में आके लड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होना चाहिए, फर्म रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट को अपना जो डिसीजन है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है और निश्चित होने की ज़रूरत है कि हमने ये डिसीजन लिया है, उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज सुन एज पॉसिबल। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आइए, आर्थिक सुधार लेके आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, गरीबी ये सब देखने को मिल रही है। तो क्या लेके आइए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये डिमांड जो थी वो इटालियन गवर्नमेंट को फोकस तो नहीं कर रही थी। ठीक है, तो फोकस इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट ने बोला मुसोलिनी क्या है, क्यों इसकी बातों पे ध्यान देना है, क्या करना है। लेकिन मुसोलिनी ने इससे आगे बढ़ गया। मुसोलिनी ने क्या करा, रोम की तरफ मार्च शुरू कर दिया। ठीक है, मुसोलिनी आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने क्या करा, रोम की तरफ मार्च शुरू कर दिया और मार्च शुरू करते हुए जनता को कलेक्ट करता हुआ एक प्रोटेस्ट किया बहुत बड़ा। ठीक है, अब जब प्रोटेस्ट किया तो इमैनुअल थर्ड के अंडर में इसने क्या करा, अपनी एक गवर्नमेंट को क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एज अ फासिस्ट। ठीक, और वहाँ पे जाके फासिस्ट को कहीं ना कहीं वहाँ पे जो चाह रहा था वो कैबिनेट के अंदर फासिस्ट आए, ऑफिसर्स आए, वो ऑफिसर्स यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, रूल किसके हाथ में आ जाता है, पूरा का पूरा इटली का रूल थोड़े समय में बाद में फासिस्ट के हाथों में आ जाता है। फासिस्ट यहाँ पे रूल को क्या करते हैं, अपने हाथों में
ले लेते हैं। ठीक है, इसी के बाद में इटली का पूरी तरीके से यूनिफिकेशन करना कौन शुरू कर देता है? मुसोलिनी शुरू कर देता है। तो इस तरीके से मुसोलिनी का उदय हुआ। फासिज्म की वजह से डिक्टेटरशिप का कैसे उदय हुआ। एंड ऑफ फासिज्म की अगर हम लोग बात करें इटली के अंदर, इसका एंड कैसे हो गया, या इम्पैक्ट ऑफ फासिज्म की बात करें तो क्या इम्पैक्ट था इसका। एंड तो इसका ऐसा हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो खत्म होने के समय में जो मुसोलिनी था उसकी 1945 के अंदर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु मतलब इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और यहीं से जैसे इसको मारा जाता है यहीं से फासिज्म का भी अंत हो जाता है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, हम दोनों की बात करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स फासिज्म की अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के अंदर जो वर्कर थे, मुसोलिनी के वर्क की कंडीशन के बाद में वहाँ के वर्कर्स में इम्प्रूवमेंट लेके आए थे। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट इम्प्रूवमेंट भी कई सारे वहाँ पे आए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमको देखने को मिले हैं, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, ब्रिंगिंग ऑफ द मोर लैंड्स अंडर कल्टीवेशन के अंडर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लैंड भी हमको देखने को वहाँ पे मिला। ठीक है, मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को भी टैकल करा गया कि जैसे ये डिमांड कर रहा था तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी इसने टैकल किया है। इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी को भी दूर करा क्योंकि इसने एजुकेशन के ऊपर काम किया, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हो रही। ठीक है, वेरियस स्टेप्स वर टेकन टू इंक्रीज द मिलिट्री माइट ऑफ द कंट्री। मिलिट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता चला गया क्योंकि मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ज़रूरी थी और मिलिट्री की स्ट्रेंथ भी ज़रूरी थी। आगे चल के क्या पता कौन सा वॉर हो जाए, और आगे ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो मिलिट्री को भी इसने स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, मुसोलिनी बिकेम द डिक्टेटर टू मिलिट्री एंड सिविल पावर। मुसोलिनी जो था वो डिक्टेटर की तरह काम किया, इटली में जब तक काम किया उसने डिक्टेटर की तरह काम किया, इसीलिए राइज ऑफ डिक्टेटरशिप और राइज ऑफ फासिज्म में मुसोलिनी का नाम आता है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए? निगेटिव इम्पैक्ट ये हुए कि इसने पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों की कर्व कर दी थी, ख़त्म कर दी थी लगभग। लोगों को राइट्स नहीं थे, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, किसी भी तरीके के कोई भी इलेक्टोरल चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, वोटिंग राइट्स उनके पास में नहीं थे, और ऐसी तमाम चीज़ें जिसकी वजह से इसको काउंट किया जाता। सिस्टम ऑफ ज्यूरी वाज अबॉलिश्ड। ज्यूरी कहीं ना कहीं जो जजमेंटल सिस्टम है, जज कौन करेगा, अगर कोई गलती कर देता है तो उसको जज कौन करेगा? जूरी सिस्टम। ठीक है, जुडिशरी सिस्टम को इसने धीरे धीरे करके क्या करा था? समाप्त कर दिया था, क्योंकि जज भी ये खुद ही बन गया था। प्रेस को सेंसर कर दिया, प्रेस के ऊपर रोक लगा दी थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच या मीटिंग्स वगैरह जो भी होती थी उनको प्राइवेट, बेसिकली सिविल राइट्स जो होते थे, फंडामेंटल राइट्स, उनके ऊपर रोक लगा दी थी। ठीक है, नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अब जर्मनी के ऊपर चलते हैं। इटली की तो बात हम लोग ने कर ली, ठीक है, मुसोलिनी को हम लोग ने देख लिया। नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, नाजी का मतलब हिटलर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है। ठीक है, क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया तो उसके बाद में वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद में वहाँ पे क्या होता है, वाइमर में, इसलिए इसको बाद में वाइमर रिपब्लिक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे लोग थे अभी भी डिससेटिस्फाइड थे कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट से भी और इस सिस्टम ऑफ वर्क से भी। यहीं से राइज होती है एक लीडर की जिसको हिटलर कहते हैं। ठीक है, ना ही बोलते हैं हिटलर का राइज हुआ होता, ना ही हिटलर का जन्म हुआ होता, और ना ही इतना बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ होता। ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर एक 18 साल के लड़के की वजह से, दूसरा वर्ल्ड वॉर अगेन एक 18 साल के लड़के की वजह से। 18 साल का लड़का, 18 साल का लड़का ये तब था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको मारने से छोड़ दिया था। जर्मनी क्या कर चुकी थी, अपने हाथ ऊपर कर रखी थी, और आर्मी में जब भी कोई किसी के सामने पड़ता था तो सोल्जर उसके सोल्जर को मार दिया करते थे। लेकिन हिटलर जो था निहत्था बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था हाथ ऊपर करके, तो सामने से जो होते हैं वो सामने से कौन सी पावर जीती थी? पावर जीती थी हमारी एलीट पावर। एलीट पावर के सैनिक जो होते हैं गोली ताने हुए हिटलर के ऊपर खड़े होते हैं, तो उनको आ जाता है तरस इस लड़के के ऊपर कि निहत्था है, हथियार नहीं है, इसको क्या मारे, चल जा, छोड़ा तुझे। तो ये छोड़ना हिटलर को भारी पड़ जाता है, जो आगे चल के क्या बनता है, एडोल्फ हिटलर बनता है, नाजी पार्टी का कहीं ना कहीं हेड बनता है, लीडर बनता है, और एक पूरी का पूरा रिवॉल्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में लेके आ जाता है। लोगों ने जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तो ये सोचा भी नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी भी कोई चीज़
होगी। ठीक है, तो ये वॉर होना कहीं पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद हिटलर का रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा था। हिटलर ने क्या करा था, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में बहुत ही जल्द वो इसका लीडर बन गया, और लीडर बनने के बाद में इसने इसका नाम क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बोल लीजिए या आप नाजी पार्टी बोल लीजिए, एक ही मतलब है। ठीक है, तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का ये हेड बन गया। हेड बनने के बाद में इसने उसको बहुत ज़्यादा उसकी मेंबरशिप बढ़ाई, लोगों को उसके अंदर ऐड करना शुरू किया, और ऐड कर करके इसने इस पार्टी को इतना बड़ा कर लिया कि लोग जो थे वो क्या करते थे, इसके अंदर आके पार्टिसिपेट होने के लिए बेचैन रहा करते थे कि हिटलर की पार्टी में जाना है ना। तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हिटलर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को करना शुरू कर दिया। ठीक है, हुआ ये कि हिटलर ने क्या करा कि पावर को कैप्चर करने के लिए मार्च शुरू कर दिया बर्लिन के लिए। बर्लिन की तरफ निकला और लोगों का सपोर्ट लेते हुए मार्च शुरू कर दिया, कहाँ पे, बर्लिन की तरफ। ठीक है, ये क्या था, उस समय में इलेक्शन भी लड़ रहा था, इलेक्शन में हार गया था 1932 के। ठीक है, लेकिन इसको बाद में जो है एक चांसलरशिप का एक मौका मिलता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ के, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे, हिंडनबर्ग यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, और इसको एक चांसलरशिप का मौका देते हैं कि आप आगे चलो चांसलरशिप को संभाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये अपनी पहली नाजी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेता है 1933 के अंदर, और बाद में क्या होता है, नाजी पार्टी जो होती है अभी इलेक्शन नहीं जीती है, मेजोरिटी में आ ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिक्टेटरशिप को ले आते हैं। इनको क्या पता लगता है कि हम मेजोरिटी में इलेक्शन की वजह से तो नहीं आते हैं, तो क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन को ही अबॉलिश कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉलिश कर देंगे और जर्मनी को क्या करेंगे, एक डिक्टेटर राज्य बना देंगे, डिक्टेटरशिप बना देंगे। ठीक है, जर्मनी जो है यहाँ पे एलिट पावर के द्वारा जो है कहीं ना कहीं डिफीट की जाती है। ठीक है, उस समय में डिफीट की जाती है। तो बाद में क्या होता है, ये हम लोग कब की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर नाजी पार्टी जो होती है, यह हिटलर जो होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कहीं ना कहीं हार जाता है। हारने के बाद में हिटलर सुसाइड कमिट कर लेता है, जिसकी वजह से नाजिस या नाजी पार्टी का भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, नाजिज्म की थ्योरी भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप जो जर्मनी में हिटलर की वजह से हुआ था वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब वर्ल्ड वॉर सेकंड करेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी में क्या रोल था हिटलर का और कंट्रीज़ का क्या रोल था, उसकी बात तो हम लोग कर लेंगे। खैर, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ द राइज ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म के राइज होने के कॉजेज़ क्या थे, हिटलर ने नाजिज्म को जन्म ही क्यों दिया, नाजिज्म जैसी फिलॉसफी आई ही क्यों। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल याद है, फिर से हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बात करते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जर्मनी को फोर्स कर दिया था कहीं ना कहीं कि वो अपनी टेरिटरी को सीज कर ले। ठीक है, सीज कर ले टेरिटरी को, और किसी भी तरीके से फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, डेनमार्क और ऐसी तमाम कंट्रीज़ के साथ में किसी भी तरीके को संबंध नहीं रखेगा, ना एक्सपेंशन करेगा, और किसी भी तरीके के कोई भी इनके साथ में टेरिटोरियल डिस्कशन भी नहीं होंगे। ऐसे इसके ऊपर कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग थोड़े बहुत सख्ती वाले कानून इसके ऊपर लागू होना शुरू हो गए थे। ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने देखा जर्मनी के अंदर हिटलर ने कहीं ना कहीं ऐसे रिवॉल्यूशंस को खड़ा करना शुरू किया था, क्योंकि वर्साइल ट्रीटी से लोग नाराज़ थे। वर्साइल ट्रीटी ने यह भी किया था कि इकोनॉमिक डेडलॉक हो गया था यहाँ पे, क्योंकि भाई जर्मनी के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उन सारे गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट भी तो करना है, वरना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सर्वाइव करेंगे लोग वहाँ के। तो इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगी हुई थी, तो जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें क्रिएट होती चली जा रही थी। नाजी पार्टी का रोज़, नाजी पार्टी ने भी अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा करा था, और नाजी के प्रिंसिपल इतने ज़्यादा प्रभावी थे लोगों के ऊपर कि लोग नाजी से जुड़ते चले गए। तो इसने सब राइज ऑफ नाजिज्म को जन्म दिया है। ठीक है, हिटलर इतना पावरफुल लीडर था कि वो पब्लिक ओपिनियन को और पब्लिक की जो इमोशंस थे उनके बहुत आसानी से कैप्चर कर सकता था, बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता था। तो हिटलर एक ऐसा लीडर था। ठीक है, इसलिए ये राइज ऑफ नाजिज्म हमको देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव थे क्या नाजिज्म के, ऑब्जेक्टिव ये थे टू यूज़ फोर्स एंड ब्रूटलिटी। उसने बोला कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी कर लो। ठीक है, तो मतलब अगर फोर्सफुली या ब्रूटलिटी के भी थ्रू आपको इंसाफ लेना पड़े, आपको न्याय चाहिए हो, तो उसको भी इख्तियार करो। ठीक है, उसको भी लो, वायलेंस के थ्रू भी आप अपने राइट को लो। टू एक्सटोल वॉर,
वॉर को भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, अगर वॉर की ज़रूरत पड़ रही है तो वॉर भी करो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हिटलर ने ही सबको कराया था, तो बोले टू एक्सटोल वॉर, एक्सपेंशन, वॉर में भी अगर एक्सपेंशन करना, वॉर अगर हो रहा है तो करो। टू एक्सल्ट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को बढ़ावा दो, अपने अंदर की देश के हित को बढ़ावा देने की कोशिश करो, तो उस देश के हित को बढ़ावा देने की भी इसने बात करी, ठीक है। टू डिस्पाइस इंटरनेशनलिज्म, पीस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इंटरनेशनलिज्म, पीस एंड डेमोक्रेसी जो है उस सबको हटाओ साइड से, सिर्फ रूल करो। रूल करने के लिए हम पैदा हुए, नाजिज्म सिर्फ रूल करने के लिए पैदा हुए, उनको सिर्फ रूल करने के लिए पाया जाएगा, ठीक है। टू अपहोल्ड रेशियल सुप्रीमेसी ऑफ द जर्मन, हर जगह जर्मन्स की रेशियल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जर्मन्स ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, ठीक है। टू एडवोकेट द रूल बाय अ ग्रेट लीडर फ्रॉम अ सिंगल पार्टी, ठीक, यही तो ऑब्जेक्टिव था कि एक हिटलर जो होगा अकेला ऊपर बैठ के जो भी होंगी पार्टीज़ के ऊपर रूल करेगा, ठीक है। तो ये कॉजेज़ या ऑब्जेक्टिव थे। इम्पैक्ट नाजिज्म का क्या पड़ा? इम्पैक्ट नाजिज्म का ये था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट। टोटलिटेरियन की स्टेट का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म गवर्नमेंट, एक फॉर्म की गवर्नमेंट या यूनाइटेड गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। टोटलिटेरियन स्टेट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट इसका ये पड़ा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हाँ जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हुए इसके समय में, ठीक है। हिटलर ने ही पहला 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था, जिस 5 ईयर प्लान की वजह से प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है, इकोनॉमी भी इम्प्रूव हुई थी, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इसने फैक्ट्रीज़ को भी सेटअप करके लेबर के लिए भी काम किया, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी उनको भी एनकरेज किया, स्ट्राइक्स को बैन कर दिया, क्योंकि स्ट्राइक्स कहीं ना कहीं उसके हिसाब से वर्क में क्या डालते थे, बाधा डालते थे, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता था, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन को क्रिएट किया गया, ठीक है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर कंट्रोल टू मेंटेन फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। अगर फ्रांस के जो जर्मनी है उसके अंदर ट्रेड बैलेंस को बनाना है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसकी बात की थी, ठीक है। आगे मिलिट्रिज्म एंड कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, इनको भी दिया गया, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया, मिलिट्री के ऊपर फोकस किया गया, ठीक है। रिपोर्टिएशन ऑफ पीस ट्रीटी, उसने कहा किसी भी तरीके की कोई पीस ट्रीटी समझौता करने की ज़रूरत नहीं, हम किसी से भी कोई पीस ट्रीटी नहीं करेंगे, तो पीस ट्रीटी को इसने पूरी तरीके से इग्नोर किया। पीस ट्रीटी को, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, जो भी टेरिटरी मिलेंगी हम एक्वायर करेंगे, उनको छीनेंगे, ज़बरदस्ती छीनेंगे, जैसे छीन मिलेगा छीनेंगे, तो ये भी एक इम्पैक्ट था इसका। रेशियल सुप्रीमेसी, जर्मन्स की सुप्रीमेसी हर जगह होनी चाहिए, उसको इसने रेशियल सुप्रीमेसी का नाम दिया। अगर सिमिलरिटी की बात करें कॉजेज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म की, तो फासिज्म हमने जैसा इटली में देखा और नाजिज्म जैसा हमने जर्मनी में देखा, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके की सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। दोनों के लिए कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल दोनों के लिए ही डिसकंटेनमेंट का काम करते हैं, दोनों ही इस चीज़ से नाराज थे, तो हम लोग ने इसी की वजह से दोनों फासिज्म और नाजिज्म दोनों क्रिएट हुए, ठीक है। दोनों ने इकोनॉमिक क्राइसिस को झेला है, ठीक। दोनों ही टोटलिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहते थे डेमोक्रेटिक रूल्स के अगेंस्ट में, ठीक है। दोनों ही किससे थ्रेटन थे? कम्युनिज्म से थ्रेटन थे कि कम्युनिज्म टाइप की गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर लें या क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ले, अगर वो एरिस्टोक्रेट्स का मतलब जो रूलर वगैरह जो होते हैं, एंड कॉमन पीपल, ठीक है, और जो कॉमन पीपल होते हैं, मेड दियर पॉलिसीज मोर फेवरेबल, दोनों ने ही इन दोनों के ऊपर काम किया। एरिस्टोक्रेट्स और कॉमन पीपल के बीच में जो भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वो हमको फासिज्म और नाजिज्म दोनों में देखने को मिलती है। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन भी एक वजह बनी जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों फासिज्म और नाजिज्म डेवलप हुए। लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय, इधर अगर जर्मनी में बात करें तो एक तरफ हिटलर है, इटली में बात करें तो मुसोलिनी है, तो इस टाइप के लीडर्स जब मिले तब भी एक राइज ऑफ फासिज्म और नाजिज्म देखने को हमको मिली। इनके आइडियोलॉजीज़ में किस तरीके के सिमिलरिटीज़ थी? अगर आइडियोलॉजीज़ की हम लोग बात करें तो आइडियोलॉजी भी लगभग भाई ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। दोनों ही स्टेट सुप्रीमेसी को बिलीव किया करते थे, ठीक है। दोनों को नहीं चाहिए था कि किसी भी तरीके की कोई फंडामेंटल राइट दिए जाए या इंडिविजुअल फ्रीडम दी जाए सोसाइटी को, ठीक है। दोनों ही जो थे वन पार्टी और वन लीडर की ही बात किया करते थे, ठीक है। वन पार्टी होगी, वन लीडर होगा, उसी को बात किया करते थे। बिलीफ इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, दोनों ही जो थी टेरिटरी को अपने एक्सपेंशन करने की भी बात करते थे, इंपीरियलिज्म बढ़ा के टेरिटरी को अपने अंडर में कर लेंगे, और नेशनलिज्म को भी प्रमोट करने की बात करते थे, दोनों ही किया करते थे, ठीक है।
वॉर इनके लिए जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हुआ करता था। वॉर होना ज़रूरी है क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होता है, तो नेशनल इंटरेस्ट इनके लिए ज़रूरी था। एंटी कम्युनिस्ट थे और एंटी डेमोक्रेटिक थे, दोनों ही रूलर, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज़ हमको देखने को मिली है। कंपेरेटिव स्टडी करें अगर हम दोनों के बीच की, तो कंपेरेटिव स्टडी के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि नाजिज्म इज़ कंसीडर्ड टू बी वन फॉर्म ऑफ फासिज्म। नाजिज्म कहाँ से क्रिएट हुआ? इसी फासिज्म से ही निकला हुआ वर्ड है, ठीक है। नाजिज्म जो है फासिज्म से ही निकला हुआ वर्ड, ठीक। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डिवाइड होगी, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और डेमोक्रेसी के फॉर्म में हमने कई सारी जगह यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखा, ठीक है। फासिज्म जो थी वो पॉपुलर कब थी? फासिज्म पॉपुलर थी 1919 से लेके 45 तक के बीच में। और नाजिज्म पॉपुलर कब हुई है? नाजिज्म 1933 से 45 के बीच में पॉपुलर हुई है, ठीक है। तो ये इन दोनों के पॉपुलरिटी के बाद, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में पॉपुलर हुई थी ज़्यादातर, ठीक है। और ये 1933 में पॉपुलर हुई थी और कब तक? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक लगभग दोनों ही एक दूसरे के साथ में चले, ठीक है। फासिज्म जो था, जो ओरिजिनली रिफर करता था फासिस्ट ऑफ इटली अंडर मसोलिनी। फासिस्ट और इटली के जो हुआ करते थे, फासिस्ट को फॉलो करने वाले, वही लोग फासिज्म को फॉलो करते थे, सिंपल सी बात है। नाजिज्म जो था, नाजी पार्टी जो हिटलर की थी, उसको फॉलो करने वाले लोग नाजिज्म को फॉलो किया करते थे, ठीक है। फासिज्म का जो बिलीव हुआ करता था, फासिज्म का बिलीव किसके अंदर हुआ करता था? वो होता था कॉरपोरेटिज्म के अंदर। कॉरपोरेटिज्म मतलब कैपिटलिज्म की बात हो रही है, कॉरपोरेट चीज़ों को बढ़ाने की बात हो रही है सोसाइटी के अंदर, सारे ही एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि हमको एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। लेकिन नाजिज्म का जो फोकस था वो किसके ऊपर था? वो था रेसिज्म के ऊपर। जर्मन रेस सुपीरियर होना चाहिए, जर्मन रेस के ऊपर सुपीरियरिटी की बात ये लोग किया करते थे, ठीक है। तो फासिज्म ने जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है? स्टेट को दी है, स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है। बल्कि नाजिज्म ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है? आर्यनिज्म को ज़्यादा स्टेट दी है, मतलब रेस को ज़्यादा स्टेट दी है, ठीक है। रेशियल चीज़ों को, मतलब जो रेस है, जर्मन रेस है, उसको ज़्यादा सुपीरियरिटी दी है और फासिज्म ने स्टेट को ज़्यादा सुपीरियरिटी दी है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का पूरा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप तक का चैप्टर। अब हम लोग जो आ रहे हैं किसकी तरफ आ रहे हैं? वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने बिटवीन द लाइन्स जितनी भी चीज़ें थी उनको बहुत आसानी से कंपेयर करके पढ़ लिया। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर।